सरज़मीने हिंद अपने दामन में कई रिवायात और फ़नून को पनाह दिए हुए है। कई तरह के फ़न जो आलमी सतह पर पहचाने और सराहे जाते हैं, इस मुल्क की किसी छोटी बस्ती या फिर किसी गांव में परवरिश पा रहे हैं। आज इस एपिसोड में आपके रूबरू एक ऐसा फ़न है जो तारीखी अहमियत का हामिल है। तांबे और पीतल जैसी सख्त चीजों में फूलों और कलियों की नजाकत तराशे जाने का ये हुनर चिताई कहलाता है। छैनी और हथौड़े से धात में खूबसूरती की दास्तानें लिखे जाने का ये फन कई अदवार का सफर तय करते हुए चला आ रहा है। सुनहरे हाथ की इस कड़ी में आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे फनकार से जो खुद में ही अपनी मिसाल आप हैं। हुनर और तजुर्बे की तस्वीर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन चिताई के आला फनकारों में शुमार किए जाते हैं। 64 साला ये फनकार दिल्ली के सीलमपुर इलाके में अपने अहलो अयाल के साथ रह रहे हैं। आपकी पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुई। छोटी उम्र से ही आपने चिताई का काम, जो कि आपके खानदान में कई पुश्तों से चला आ रहा है, अपने वालिद मोहतरम से सीखना शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ साथ आपने इस फन के रुमूज और बारीकियों को जाना और इसमें महारत हासिल की। जवां उम्री में आपने उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रुख किया और फिर दिल्ली में ही बस गए। आपने इस फन में ऐसी महारत हासिल की कि पूरे हिंदुस्तान में आपकी मिसाल नहीं मिलती। दिलचस्प बात यह है कि आपके सफर की शुरुआत ही शिल्प गुरु जैसे मुअज़्ज़िज़ तरीन एजाज से हुई और कुछ ही वक्त में आपने इस फन में ऐसे जौहर दिखाए कि हिंदुस्तान की हुकूमत आपके फन की मुरीद हो गई और आपको कौमी एजाज से सरफराज किया। आज आप अपने तीनों बेटों के साथ इस फन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब मैं घर में काम होता तो सीखना तो पड़ता नहीं है, खुद ब खुद काम आ जाता है। पहले तांबे के बर्तन बना करते थे, उसके बाद में एक प्लेट वगैरह बनाई, लकड़ी की प्लेट आई थी साहब, उसके तरीके से फिर ओवल ट्रे बनाई, थालियाँ शुरू हो गई। बाहर से लोग आते नहीं, मैं मोनोग्राम का भी काम किया है, ये सील वगैरह बनाते थे। बोलते बोलते मनी प्लांट वगैरह, ये प्लांट लगाने के लिए प्लांट शुरू हो गए। घड़े वगैरह बनाते हैं, कई तरह बाहर जो एक्सपोर्ट होने लगा उसकी लेन का काम शुरू कर दिया। हमारी बनाई हुई चीज़ें जैसे विज्ञान भवन में भी लगी हुई है। ये हमारे बेटे ने, ईशू ने अभी बनाया है। आईना मार्केट में जो ये रेलवे का मेट्रो हुआ था उसमें बोर्ड लगा हुआ है। कुछ लंदन से आए थे, उनके लिए भी काम किया है। म्यूजियम के लिए भी, लंदन के म्यूजियम, वहाँ से भी बनाने के लिए आए थे। जनाब नसीरुद्दीन साहब के फर्जंदान भी इस नायाब फन के तहफ़्फ़ुज़ में खुश असलूबी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद यूसुफ का इस फन में दाखिले का सफ़र भी एक दिलचस्प कहानी है। अपने शुरुआती दिनों में आपकी रग़बत चिताई के इस फन की तरफ नहीं थी। आपके कदम हिंदुस्तान की फ़ौज में जाने के लिए उठ चुके थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वक्त का हसीन इत्तेफाक ये हुआ कि आपने आखिर में अपने आबाओ अजदाद से मिले इस नायाब विरसे को खुले दिल से अपनाया और वक्त रहते अपने हुनर की बुनियाद पे बामे उरूज को पहुंच गए। आज आपके हाथों की बनी चीजें बैरूनी ममालिक की मुअज़्ज़िज़ तरीन जगहों की जीनत बढ़ा रही हैं।
एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि काम तो मैं अपनी फैमिली में मेरे होता तो मैं काम करता था पापा के साथ में स्कूल जाने के बाद में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था वो आर्मी में जाने का था और मैंने आर्मी जाने के लिए मन भी बना रखा था। लेकिन उसी दौरान मुझे ये अवार्ड का कंपटीशन का पता चला और मैंने वहाँ कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मुझे स्टेट अवार्ड फर्स्ट मिला, जो जग प्रवेश चंद्र जी ने अपने शुभ हाथों से दिया। कला के प्रति जो एक बढ़ोतरी और रुझान ज़्यादा जो हुआ है, एक म्यूज़ियम में डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी, डॉक्टर जितेंद्र जैन से। उनसे मिलने के बाद उन्होंने कला को एक अलग अलग तरीके से करने का मुझे आइडियाज़ दिए। कई एग्जीबिशंस भी की, उनकी गाइडलाइंस में मैंने बाहर की और मेरे बनाए हुए पीस जो हैं देश विदेशों में कई ऐसी जगहों पे हैं जहाँ शोभा बढ़ा रहे हैं और लंदन के भी एक म्यूज़ियम में मेरे बनाए हुए पीस डिस्प्ले है। यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी देख सके वो एक INA मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर भी एक मेरा काफ़ी 6 फुट का करीब पीस वहाँ पर जो है क्राफ्टमैनों के और लोगों के भी हैं, वहाँ मेरा पीस एक लगा हुआ है। मुगलिया दौर में चिताई का काम काफी मशहूर हुआ। मुगल दरबारों में चांदी और तांबे के बर्तनों और दीगर अशिया का काफी इस्तेमाल हुआ करता था। अपनी शान के मुताबिक मुगल हुक्मरानों ने इन बर्तनों की खूबसूरती में इजाफा करने की गरज से इन पर नक्काशी के काम को फरोग दिया। इस तरह से चिताई के काम की इस कदीमी रिवायत को एक नई पहचान मिल गई। तारीख के दरीचों में झांक कर देखा जाए तो एक और पहलू ये भी सामने आता है कि चिताई का काम मंदिरों के दरवाजों और मेहराबों पर सजावट के लिए किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ चिताई के फन के लिए एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। इस फन के नए कदरदान नवाबीन की शक्ल में सामने आए, जिन्होंने इसकी और ज्यादा इज्जत अफजाई की। वैसे तो पहले ये काम चांदी पे हुआ करता था और चांदी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे नवाब और रजवाड़ों में जो है दारों में, घरों में। फिर उसके बाद तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, अब जो हैं स्टील के बर्तन का चलन घरों में है। तो इंटरेस्ट की बात तो ये है कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए अभी इस टाइप की चिताई के बर्तन यूज़ नहीं होते हैं, बहुत कम लोग करते होंगे, क्योंकि पहले प्यालों में पानी पिया जाता था। प्याले भी नक्काशी के और चिताई के हुआ करते थे। आज तो स्टील के गिलास में पानी पी रहे हैं, कांच के गिलास में पी रहे हैं, क्रोकरी का ज़माना। तो जो हमारा है सामान वो हम डिस्प्ले के लिए ही बनाते हैं, तो जनरली उन चीज़ों को सस्ता करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने एल्युमिनियम में प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये फनकारी दूसरे फनून की बनिस्बत किसी मखसूस इलाके में महदूद न रहते हुए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई और हर इलाके के एतबार से आज के वक्त में मुख्तलिफ रंगो कता में सामने आई, और यही बात इसे दूसरे फनून से जुदा करती है। ये फन लखनऊ, मुरादाबाद, कश्मीर और कई इलाकों में मश्क किया जाता है। लखनऊ की तहजीब हो या फिर कश्मीर के दिलकश मनाजिर, इस फन में उस इलाके में की जाने वाली नक्काशी अया होती है। चिताई का काम कई तरह की अशिया पर किया जाता है, जैसे कि सुराही, पानदान, खासदान, देग, सीनी, तश्तरी, गुलदान वगैरह। साथ ही कई तरह के सजावट वाले सामान को इस नक्काशी से संवारा जाता है। चिताई की हुई अशिया का कई खित्तों में शादी के मौकों पर तहनीयत करने का रिवाज है। बदलते वक्त के साथ साथ
ये काम रिवायती तर्ज के बर्तनों के अलावा दीगर अशिया जैसे फोटो फ्रेम्स, आईने के किनारों, मेज पर रखे जाने वाले लैंपों पर किया जाने लगा है। इस तरह की तदवीन से चिटाई का काम सजावटी अशिया और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों पर ज्यादा नजर आने लगा है। इस तरह आम लोगों को भी ये मयस्सर हो जाता है। चिटाई का काम एक मखसूस तरीक़ेकार को अंजाम देकर किया जाता है और कई मराहिल से गुजरकर एक उम्दा चीज सामने आती है। सीट होती है, सीट को काट करके फिर वो जितने इंची का बनाना है तो उसको आकार के लकड़ी का हथौड़े से पीट पीट के उसका शेप बनाते हैं। शेप के बाद में जो है 2 टुकड़े होते हैं, उसको 2 टुकड़ों में बनता है, 3 टुकड़ों में उसकी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करके बना देते हैं। काम राल भर के करते हैं। पहले राल गलाते हैं, लाख खाका होता है कई तरह का बना करके, तो उसको गला करके फिर उसमें डाल देते हैं। शाम को भर दिया, बस रात भर में ठंडा हो जाता है, सुबह उठ के काम करते हैं। किसी पीस में 1 दिन भी लगता है, किसी में महीना लगता है, कि 2-2 महीने में बनता है कोई पीस। ज़्यादा बारीक काम होगा तो 2-2, 3-3 महीने। थोड़ा काम किया जैसे कि कंपटीशन में है तो उसको थोड़ा थोड़ा काम करके बनाते हैं, वो सालों लग जाते हैं उसको बनाने में। जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब की शरीके हयात मोहतरमा तस्वीर साहिबा आपकी कारीगरी में भी शरीक हैं। इन्होंने हर कदम पर आपके साथ मिलकर अपनी औलाद की इस अंदाज से परवरिश की कि आपके तीनों बेटों को कम उम्री में ही नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। आपकी शरीके हयात खुद भी स्टेट अवार्ड का एजाज हासिल कर चुकी हैं। फनकारी के मैदान में आपके अहलो-अयाल ने कई कारनामे अंजाम दिए हैं। शादी हमारी 13 साल की उम्र में हुई। उसके बाद में जब भी हमारे वहाँ हमारे वालिद साहब थे, वो भी इसको ही काम में थे, तो वहाँ भी देखना जानना। तो मैं, हमारे भाई, एक भाई था, मैं 3 बहनें थी, तो साथ में वो भी देखती थी, जाते थे, तो उनके साथ में हम काम में उधर भी लगे। फिर हमारी शादी हो गई तो हमारी ससुराल में भी ये होता था। अब यहाँ आ गए तो फिर वही काम में हमें इसमें भी वही मन लगा लिया। तो हमने कि चलो कुछ बढ़ेगा, अपने आप को सोचते रहे, काम में अच्छा लग गया। तो अब बच्चों को भी सिखाया, अपने आप को भी सीखे, जो हमसे आया तो हमने इन्हें सिखाया, कुछ और दिमाग से भी इन्हें बच्चों ने बढ़ ही गए। बढ़ते बढ़ते आज इस मंजिल में आ गए। जिस नफासत से एक फनकार अपने फन में कई तरह के जौहर एक खूबसूरत अंदाज में पिरोता है, उसी नफासत की झलक उसकी जाती जिंदगी में भी देखने को मिलती है। नसीर साहब की जाती जिंदगी इस बात की उम्दा मिसाल है। ये हमारा छोटा भाई है मोहम्मद फारूक, इनको भी नेशनल अवार्ड मिला है और ये भी यही काम करते हैं। ये याकूब हैं, इनको भी स्टेट अवार्ड और नेशनल मेरिट मिला हुआ है, ये यही काम करते हैं। ये हमारे याकूब भाई के साहबजादे हैं राजा भाई, रज़ा उमर। ये स्कूल जाते हैं और ये भी इंटरेस्ट लेते हैं काम के अंदर। ये हमारे फारूक भाई के साहबजादे हैं अरसलान भाई, आप भी काम करते हो ना? ये भी जो है खेल में काम का मज़ा लेते हैं, खेलने के साथ साथ अपना हथौड़ी पे ऐसे ही जो है मस्करी करते हैं।
और ये हमारे घर का सबसे छोटा कारीगर। आपने अपने अयाल को खुश असलूबी के साथ समेटे रखा है। आपके तीनों बेटे आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस फन को नई बुलंदियों तक ले जाने में जुटे हैं। एक साथ रहने से कुछ टेढ़ा काम भी होता है, वो एक दूसरे की मदद से आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि अकेले होने से हम कुछ काम को अपनी अकेली एक सोच से सोच सकते हैं, जहाँ 4 जन होंगे तो वो 4 सोच से एक बेहतरी का रास्ता निकल सकता है उसके अंदर। और इसलिए जॉइंट फैमिली में और साथ रहने में एक मज़ा है। गौरतलब बात यह है कि हिंदुस्तान ऐसे ही कुछ ममालिक में से एक है जहां पर दस्तकारी की सनत अभी भी अपने आबोताब के साथ मौजूद है। लेकिन इसी के बरक्स एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि बाजारों में अक्सर चिताई और इस तरह के फनून की अशिया को देखकर इसमें लगी मेहनत और इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और मोल भाव के रवैये को तरजीह दी जाती है। क्राफ्टमैन जो है वो डेली मार्केटिंग नहीं करता और उसको अपनी सेल्समैन ही नहीं आती। वो सिर्फ अपना चीज़ बना करके पब्लिक तक ले जाता है और फिर जब वो वहाँ लेकर जाता है और देखता है कि कोई कस्टमर आया है तो उसने सडनली बता दिया भाई ये इतने का है। अब वो कहता है कि नहीं जी इतना कर लो, बार्गेनिंग करते हैं। तो एक्चुअली मॉल के अंदर क्या है कि वहाँ बार्गेनिंग करने की चाहत ही नहीं जागती। वहाँ तो आदमी सोचता है मैं मॉल से ख़रीद रहा हूँ, ये टेक मार्क बना हुआ है, वो 10 की चीज़ अगर 100 में भी मिल रही है तो वो लेता है। और क्राफ्टमैन से अगर 100 की चीज़ क्राफ्टमैन ने 80 बताए, कहता नहीं भाई 50 ले लो। कि जो बाज़ार आजकल लग रहे हैं उसमें कुछ क्राफ्टमैनों के साथ में मैंने भी बताया ना, NGOs वगैरह जो हैं इनसे लिंक के ज़रिए या कुछ ऐसे क्राफ्टमैन ना भी होते हुए वो बाज़ार लगा के बैठते हैं जो बाज़ार से ख़रीद के चीज़ लाए और उन्होंने वहाँ रख ली। उनको ये लगता है कि मेरी ये चीज़ बिकनी चाहिए, अगर नहीं बिकेगी तो अगला बाज़ार कब मिलेगा मालूम नहीं, तो मुझे नुकसान होगा इनडायरेक्टली। क्राफ्टमैन ऐसी चीज़ें नहीं सोचता। क्राफ्टमैन तो सोचता है अगर बिक गई तो ठीक है, नहीं तो मेरी चीज़ बनी हुई हाथ से बिकेगी। कारीगर के पास हिंदुस्तान में जो आर्ट वर्क था, हैंडीक्राफ्ट वर्क था, ये बिना पूंजी का धंधा था। इसमें पूंजी की ज़रूरत नहीं थी। आज इसमें पूंजी का बहुत बड़ा योगदान आ गया है। गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके का काम करना चाहिए कि जो रियल बेनिफिट है वो कारीगर तक पहुंच सके। जैसे हैंडीक्राफ्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें पहले ड्रॉबैक मिलता था कि आपने इतना फॉरेन मनी कमाया है तो उसमें से इतना पैसा इसके एक्सपोर्टर को मिलेगा। अब वो एक्सपोर्टर तो हैंडीक्राफ्ट काम करने वाला कारीगर नहीं है, वो तो एक सप्लायर एक्सपोर्टर है, वो तो हैंडीक्राफ्ट नहीं बनाता है, वो पूंजी ज़रूर लगाता है। लेकिन कुछ ऐसी नीति होना चाहिए कि उसका कुछ शेयर नीचे तक जाए। आपने मिनिमम वेज बना दिया, स्किल्ड लेबर का मिनिमम वेज है, लेकिन कारीगर का कोई मिनिमम वेज नहीं है। आप कहते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसलिए हम इसका मिनिमम वेज नहीं बना सकते, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में बुलाने के लिए तो बना सकते हैं। हालांकि कई फनकार अपनी मेहनत और तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए चिताई के हक में भरपूर ताउन दे रहे हैं। वहीं पर फनकारों को आई दुश्वारियां भी एक बहस का मौजू है, चाहे वो इस काम में लगने वाली अशिया की बढ़ती कीमत हो या खरीदो फरोख्त के लिए मुनासिब बाजार की गैर मौजूदगी। फनकारों को हर मरहले पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज के हिसाब से फ्यूचर जो है, नई जनरेशन इसमें इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं कर रही है, तो फ्यूचर उतना ब्राइट कह पाना मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ सहूलियत डायरेक्टली मार्केटिंग की दे, फाइनेंसिंग की दे, तो इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। क्योंकि अब TADA देना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उस टाइम एक हेल्पर का भी TADA मिलता था, आज हेल्पर का भी TADA नहीं है, क्राफ्टमैन का भी TADA नहीं है। लेकिन वहीं कारीगर का
बेशतर अवकात जमाने के साथ कदम से कदम ना मिला पाना एक बड़ा सवाल है। इन हालात में इस मसले का हल निकालने के लिए हुकूमत, फनकार और दीगर अनासिर को मिलजुल कर काम करना होगा। जो आज समाज है उसके साथ में वो अपना कम्युनिकेशन नहीं बिठा पाए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाए, तब सरकार ने सोचा कि जब इसके अंदर इतना एम्प्लॉयमेंट है तो क्यों ना हम अपने सोचने के ढंग को बदलें और हम ऐसी एजेंसियां डेवलप करें जो इनके बीच में बाज़ार और कारीगर के बीच में एक ब्रिज का काम करें। तो उन्होंने डिज़ाइन डेवलपमेंट एजेंसियां, डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर, मार्केटिंग सेंटर, वीवर सर्विस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ऐसी चीज़ें बनाई। सरकार ने अपनी नीतियों के तहत डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स और डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के तहत, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के तहत, कि जो एजेंसियां कारीगर और बाज़ार के बीच में काम करें। इससे एक बहुत बड़ा एक पुनर्जागरण सरीका या रिवाइवल सरीका बाज़ार में आया, जिसके कारण कारीगरों को दोबारा से अपने आप को आज के समय में शहरी बाज़ार के अनुरूप ढालने में बड़ी मदद मिली। नेशनल अवार्ड विनर कारीगर को 60 साल के बाद में अगर उसको कोई कम देखने वाला है, उसकी इनकम कम है, तो एक पेंशन योजना मिलती है। कितने कारीगरों को वो पेंशन योजना मिल रही है? क्या कभी किसी ने मॉनिटर किया? मुझे लगता है कि स्कीमों की कमी नहीं है, उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग की कमी है। अगर वो हो तो कारीगर का बहुत भला हो सकता है। धात से बनी अशिया की खूबसूरती देखते ही बनती है। काम की बारीकियों से फनकार के वसी नजरिए का अंदाजा होता है। फिर भी इस फनकारी को अभी वो दर्जा मिलना बाकी है जिसकी ये हकदार है। We treat them as some kind of, inferior type of people. Craftspeople just don't get recognition. They are highly skilled professionals, but we don't treat them like highly skilled professionals. All doing skills which I think no other country in the world has. It's not just that we work in different materials like wood and metal and marble and textile, but in each of these categories, practically in every village there's a different variation, a different way of treating it. And yet we don't seem to understand that this is something that we should be investing in and building in. For me, craftspeople are among the most highly skilled professionals we have in this country. I think they don't even think of them as skilled labor. They think of them as some kind of slightly interesting, but not even coming into the category of a professional skill. And the most worrying thing is that craftspeople themselves feel that this kind of caste system in our professional thing has percolated even down to craftspeople who feel that there is something they would prefer that child to go and be a peon in an office, or have a sort of cycle repair, do punctures or something, than to be continue in the family profession. In our own culture, we don't have this appreciation for making things with your own hands. How many of us do that in our hands? You don't even change a plug or change your if you go plumbing, etc. We are used to getting people of a lower class to come and do things for you. So there is an intrinsic idea that making things by hand is supposed to be done by somebody lower. Okay, that's what we've been trained to do. So we don't attach value to it. And we have 1 billion people, and we can afford to have people for everything. And whereas if you go abroad, you see that they understand the skills involved, and they look at it and say, wow, this is something which however much I try, I can never do that. So somehow that's not crept in, and which is sad actually, because we have a huge database of knowledge of people with skills which we can actually leverage and make things. At every level of our society, we need to appreciate craftspeople, and not only appreciate craftspeople in their skill, but also their contribution to our economy. Most people don't even realize that craftspeople are not only
the second largest employment sector in the country, but also one of the biggest contributors to our GDP as well as to our export revenues. मुगल दरबारों से होते हुए और नवाबों की नज़ाकत के कई पहलुओं को अपने दामन में समाते हुए ये फन आज के इस जदीद दौर में भी एक मुनफरिद पहचान के साथ मौजूद है और इस बात का सेहरा जनाब नसीरुद्दीन साहब और इनके फर्जंदान जैसे फनकारों के सर जाता है। इन सरपरस्तों की परवरिश में ये फन नापैद होने से बच गया और आगे भी इन सुनहरे हाथों में इस फन का मुस्तकबिल महफूज नजर आता है। नेशनल अवार्ड मिल गया है, अभी तो जो है काम को आगे करने की और नया करने की चाहत तो है मेरे अंदर। कुछ कोई अगर आइडिया गाइडलाइंस मिलती है नया करने के लिए तो मैं अभी भी तैयार हूँ। अवार्ड लेने से संतुष्टि नहीं होती है मन की, क्योंकि अवार्ड एक प्रोत्साहन है गवर्नमेंट का, अल्लाह ने दिलाया है। क्योंकि एक कामयाब आदमी को कामयाबी हासिल होने के बाद पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसको नीचे आने की बजाय ऊपर जाने की ज़रूरत होती है और उसको लगन तो रहनी चाहिए। वो मेरे अंदर है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मुझे कुछ नया करने का और कुछ अलग से करने का मौका मिले तो मैं करूँगा और करने को तैयार हूँ। हाथ की कारीगरी की महत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा और उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। और ये एक फॉर्चुनेट हमारे लिए बड़ा मतलब एक भाग्य की बात है कि हाथ का काम दुनिया भर में सिमट रहा है और हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। तो एज ए हैंडीक्राफ्ट कारीगर दुनिया में हमारी मान्यता बढ़ रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का अब फ़ायदा हमारे कारीगर को मिलने लगा है, जिसके कारण हिंदुस्तान के क्राफ्ट का फ्यूचर मुझे ज़्यादा अच्छा दिखता है, ब्राइट दिखता है। तांबे और पीतल जैसी ठोस चीजों को नजाकत के साथ तराशने का ये हुनर वाकई दाद के काबिल है। हमारा ये प्रोग्राम सुनहरे हाथ ऐसे फनकारों को खराजे तहसीन पेश करता है और इसी वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगली पेशकश में एक और पुरखुलूस फनकार से आपको रूबरू करवाएंगे। तो तब तक के लिए विदा। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या?